संविधान के भाग एक में कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कते से कते तक 1 से 4 तक। तक बाद भाग 2 में नागरिकता के अनुच्छेद कते से कते तक 5 से 11 तक 5 से 11 तक। आ भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 3 में कहते हैं मूल अधिकार। अनुच्छेद कते से कते 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में कहते हैं मूल अधिकार। अनुच्छेद कते से कते 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। अनुच्छेद कते से कते तक 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। 4 के क या 1 कहते था मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क से या 51 क या 51 ए एक अनुच्छेद जोड़ल गेल छलै बाद में मूल कर्तव्य। तक बाद भाग 5 में संघ। भाग 5 में संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ल गेल रहे नहीं। मूल कर्तव्य जोड़ल गेल रहे 51 के क या 51 के 1। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ल गेल रहे सबसे लास्ट वाला वह छै ना। एक बाद भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 5 में संघ और 6 में राज्य। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हाँ 86वां संविधान 2002 में जोड़ल गेल। 8 में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 8 में केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायत। 9 में कहते हैं पंचायत। 10 में क्या है नगर पालिकाएँ। नहीं 9 का कम है। 9 का कम है नगर पालिकाएँ। 9 का कम है नगर पालिकाएँ। 9 के ख में सहकारी समितियाँ। 9 के ख में सहकारी समितियाँ। उसके बाद 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 के ए में अधिकरण। 14 के ए में अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। ये सब इम्पोर्टेंट है वरना तो बीच वाला नहीं पूछते रहिए। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध कदम 16 में। 17 में राजभाषा। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। राजभाषा आप लोग कहते छिए हिंदी। 18 में आपात उपबंध। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्णन। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कौन सा भाग 21। 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अधिकतर क्वेश्चन है यही लाइन में से सार संग्रह से लावे उठा कर। अब चलिए ज्योग्राफी में। याद ना हाँ यार जी भौतिक विभाजन।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ है? उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, 2 में उत्तर का मैदानी भाग और 3 में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। एक में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, 2 में उत्तर का मैदानी भाग और 3 में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। हिमालय के कितने भाग से? 4 गो भाग। ट्रांस हिमालय या तिब्बतों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बृहत हिमालय या महान हिमालय। बृहत हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वाले श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है? बृहत हिमालय। हिमालय का निर्माण में बृहत हिमालय और सबसे पुराना हम कहते हैं तो ट्रांस हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी सबसे बाहरी हिमालय है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और बाह्य शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और बाह्य शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। सबसे जते अन्न है ना ओते जैसे नया बनल है। हाँ बनो रहल है अभी। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम कहाँ स्थित है? लद्दाख में। काराकोरम कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है। उत्तराखंड के पताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। उत्तराखंड के पताल तोर कुएं किस भाग में पाई जाती है? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का भाग है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? अरावली। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यही है, अरावली। हाँ, अवशिष्ट पर्वत भी अरावलीय पर्वत। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी। ऊंचाई उसका 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी। उसकी ऊंचाई 2695 मीटर। अन्नायमुड़ी स्थित कहाँ है? केरल में। अन्नायमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। अब कौन सा पर्वत में? अन्नामलाई पर्वत में। कौन सा पर्वत में? अन्नामलाई पर्वत में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल एवं तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु। और सेबराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेबराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस पहाड़ी पर मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ये कभी पूछ दिया जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस पहाड़ी पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गौड़ नास्टिन, जकर ऊंचाई 8611। 8611। भारत की बोलेगा तो केटू गौड़ नास्टिन, अब भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा। भारत में बोलेगा तो कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कंचनजंगा कदे है? कंचनजंगा की ऊंचाई अगर 85-86 है ना। हाँ 85-86 था। हाँ 85-98 हो गया। हाँ ठीक। 85-86 ठीक है। हाँ 85-86 है। 85-86 मैंने था 98, लेकिन अभी आता है नया बुक में 98। हाँ। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। नहीं होगा। चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हरित ग्रह के नाम से। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हरित ग्रह के नाम से। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष या 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना वर्ष का समय लेता है? 29.5 वर्ष। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के समान कहते था मंगल ग्रह। अक्ष झुकाव भी मंगल ग्रह का पृथ्वी के बराबर है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय रिंग है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह जते छे उ सबके जैसे चारों ओर वलय पायल जाए छे। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाया जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस। सबसे बड़ा चमकीला और क्षुद्र ग्रह सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। पहला रेडिमेड। हाँ। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में
पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। शांति का सागर किस ग्रह पर है? चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छलक और हिमशीतल जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रक और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे क्या है? अनुकूल है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकता है? चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण होता है 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होगा तब सूर्य और पृथ्वी के और चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री। कृष्णविवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? कि उच्चतम घनत्व है। कृष्णविवर क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घटकर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। लेकिन उसका भार 1/6 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे फंसा देता है। पूरा समझते हुए हम गलती कर दिए थे। दरमान हाँ, दरमान दे दिया, बड़ी बढ़िया से दिया था कि 1/6 हो जाता है, तो दरमान में क्या परिवर्तन होगा? मार दिया 1/6। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। दरमान कभी नहीं बदलेगा। कहीं पे जाएगा तो दरमान बराबर ही रहेगा, नहीं बदलेगा। तारों के नष्ट होने के लिए अक्सर जो है ना आसान क्वेश्चन गलती होता है। आसान क्वेश्चन है तो उसको और बढ़िया से पढ़ के तब बनाना है। आसान क्वेश्चन जो लगता है ना उसको और सचेत से बनाइए, नहीं तो ऐसा होता है कि वही लेके खा जाता है। हाँ, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्णविवर या कृष्ण छिद्र। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्णविवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन। ये भी दोनों ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। तारों का मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। तारों का मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? सप्तऋषि तारामंडल। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उल्का को क्या कहते हैं? उल्का का दूसरा नाम टूटता हुआ तारा। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये नया डाटा है। पृथ्वी का उपग्रह की संख्या कितना है? 1। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या 1। मंगल के उपग्रह की संख्या 2। बृहस्पति का 95 से 97। बृहस्पति का नहीं 6 वो में दिल। शनि का 146। शनि का उपग्रह की संख्या 146। अरुण का 27। वरुण का 14।
वर्ष 1984 में बी गार्डिनर और जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। ओजोन छिद्र का खोज कब किया गया था? 1984 में। ओजोन छिद्र का खोज 1984 में। कौन कौन किया था? बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे संकलिन। बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे संकलिन। बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे संकलिन ओजोन छिद्र का खोज किया था। कितना ईस्वी में? 1984 में। मुर्ग लेकिन डाका 1984 इसमें कौन होगा? ये चलिए ईवीएस आ गया। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 में विभाजित किया गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? बाणगंगा तथा गंभीरी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पति उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पति उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? 18। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? 18 है। चलिए भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग। वन जीव अभयारण्य शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर और मानेसर। शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर और मानेसर। लद्दाख में हेमिस है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वन जीव अभयारण्य कौन सा है? चांगथांग। लद्दाख में कौन सा वन जीव अभयारण्य? चांगथांग। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर। कालेसर और सुल्तानपुर। वन जीव अभयारण्य कौन सा है? कालेसर और नाहर। कालेसर और नाहर। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदर किला। हिमाचल प्रदेश में वन जीव अभयारण्य चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका झील, खीरगंगा, पीन घाटी, सिम्बल बारा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पर जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कितने वर्ष में? 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1936 में। जिम कॉर्बेट के बाद गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। वन जीव अभयारण्य खाली केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय मुकुंदरा हिल्स। वन जीव अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार। टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ और बीसधारी। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, बीसधारी। उसके बाद चलिए गुजरात में गिर वन कहाँ है? गुजरात में। गिर वन कहाँ है? गुजरात में। मरीन या कच्छ की खाड़ी, गुजरात। मरीन या कच्छ की खाड़ी, गुजरात। ब्लैक बक या ब्लैक बक और बंसदा कहाँ है? गुजरात में। ब्लैक बक और बंसदा गुजरात में। वन जीव अभयारण्य देखिए गिर गुजरात में है। समुद्री या कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर,
उसके बाद नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच का नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदौली। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, कालसुबई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, पौनी, करहांदला। ऐसा नाम है ना। गोवा में महावीर या मोल्लेम भी नाम है उसी का, ये भी महावीर है। कर्नाटक में याद कर ले, कर्नाटक में नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर। कर्नाटक में नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर। इसमें वन जीव अभयारण्य है दांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भादरा, दांडेली, अंशिकाली, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। अधिकतर का दोनों का नाम मैचिंग रहता है दोनों में, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दे दिया है इसमें। केरल में अन्नायमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेट्टन, सोला, परम्बिकुलम, सोला, पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में। साइलेंट वैली केरल में। इसका वन जीव अभयारण्य क्या लगा देखिए, थर्डेकड पक्षी अभयारण्य, इदुक्की, नेयार, परम्बिकुलम, मालाबार और पेरियार वायनाड। टाइगर रिजर्व पेरियार और परम्बिकुलम, पेरियार और परम्बिकुलम। इसके बाद अब चलिए एक बार इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट याद करें, इतना याद रहो वो नहीं करेगा, जो याद रहेगा वो। इसमें कौन सा पेन? पहले इस 8 सेक्शन कंप्लीट करके उसके बाद साइंस। ये होगा कि चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। कितना ईस्वी में? 1799 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर-चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकर-चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अभी कहाँ है ये कोहिनूर हीरा? ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि। कितना ईस्वी में? 1846 में। युद्ध चालू हुआ था कब? 1845 में। लाहौर की संधि 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खरग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खरग सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गॉफ के द्वारा। चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ के द्वारा। कितना ईस्वी में? 1849 ईस्वी में।
वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा। मैसूर की स्थापना किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। रंजीत सिंह ने मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए। भंगी मिसल से रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? भंगी मिसल से। चलिए महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782। सालबाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। पूना की संधि 1817 ईस्वी। पूना की संधि 1817 ईस्वी। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वाला है? लाहौर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है। इसके बाद चलिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो सब देखिए। युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट। इसमें कौन सा संधि हुआ था? मद्रास की संधि। कौन सा संधि? मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें भी हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली। इस समय बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग। इस समय बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा था। ये चीज़ भी ध्यान रखना। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा था। अब इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कितने ईस्वी? 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके समय भी टीपू सुल्तान कितना ईस्वी में? 1799 ईस्वी। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली। संधि कौन था इसमें? मैसूर सहायक संधि। मैसूर का सहायक संधि। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक के सहायक संधि की। इसमें विशेष में देखा, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने किससे की थी? नेपोलियन से की थी। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की थी। किसका तुलना? महाराजा रंजीत सिंह का।